नमस्कार, मेरा नाम है ललित और आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल क्लिनिक। आज हम बात करेंगे इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता के एक और टॉपिक के बारे में, विच इज़ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। जी हाँ, आपराधिक षड्यंत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं, जो लॉ के स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं वो पहले टॉपिक को समझें और उसके बाद अपने नोट्स लें। जो आम व्यक्ति ये वीडियो देख रहे हैं वो भारतीय दंड संहिता में आपराधिक षड्यंत्र किसको कहा गया है वो ये वीडियो देख के जान पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं शुरुआत करूंगा एक एग्जाम्पल से। 5 दोस्त हैं, ए, बी, सी, डी एंड ई। ये एक मीटिंग कर रहे हैं। ए, बी, सी, डी एक मीटिंग कर रहे हैं, ई वहां पे मौजूद नहीं है। ए और बी मिलके बैंक रॉबरी का प्लान बनाते हैं। ध्यान से समझिएगा, ए, बी, सी, डी, ई 5 दोस्त हैं। ए, बी, सी, डी मीटिंग कर रहे हैं। ए और बी मिलकर बैंक रॉबरी का एक प्लान बनाते हैं। सी डज नॉट से एनीथिंग एंड लीव्स। वो वहां से चला जाता है और बहुत बाद में जब उनका प्लान फाइनलाइज हो जाता है तो वो बैंक लूटने के लिए हथियारों का प्रोक्योरमेंट करता है। डी वहीं बैठा रहता है, कुछ नहीं कहता और ध्यान से सुनता है। ई को कुछ नहीं पता प्लान के बारे में, लेकिन ई को जिम्मेदारी दी जाती है कि वो उन लोगों को वहां से व्हीकल पे बिठा के लेके जाएगा बैंक लूटने के बाद। लेकिन ई को ये बताया नहीं जाता कि वो बैंक लूटेंगे। तो कौन कौन लोग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए जिम्मेदार माने जाएंगे, इस सवाल का जवाब आप खुद ही दे पाएंगे ये पूरे वीडियो देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम आपराधिक षड्यंत्र यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन की बात करें तो सेक्शन 120 ए इसको डिफाइन करता है, when 2 or more persons agree to do और cause to be done। जब 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति मिलते हैं किसी कार्य को करने के लिए या किसी कारणवश, वो कारण क्या हो सकता है? एन इलीगल एक्ट, एक इलीगल एक्ट, एक गैर कानूनी काम करने के लिए, या फिर एक्ट विच इज नॉट इलीगल बट इट इज डन विद द इलीगल मीन्स। इसको समझते हैं कि ऐसा कौन सा कार्य होता है जो कि इलीगल नहीं होता लेकिन इलीगल तरीके से किया जा सकता है। तो आप समझिए कि किसी भी देश से व्यापार करना कोई भी गुनाह नहीं है। आप बहुत से देशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। तो जब आप फॉर एग्जाम्पल आप दुबई से गोल्ड लेके आना चाहते हैं, तो आप जब गोल्ड लेके दुबई से इंडिया आते हैं तो आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी होती है। लेकिन यदि आप वो कस्टम ड्यूटी पे करे बिना उस गोल्ड को लाने की इंडिया में कोशिश करते हैं तो वो एक अपराध है। तो ये क्या हुआ? ये एक लीगल काम है, गोल्ड लाना एक लीगल काम है, लेकिन आपने जो तरीका उसके लिए यूज किया वो इलीगल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एक कंडीशंस होती हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को पूरा करने के लिए। 120 ए सेक्शन 120 ए में जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को डिफाइन किया गया है उसको फुलफिल करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या है ये कंडीशंस? पहली कंडीशन है, इट हैज टू बी एन एग्रीमेंट टू कमिट द ऑफेंस वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ये एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट को कोई ये ना समझे कि कोई दस्तावेज होते हैं जिन पे दस्तखत करके ये क्रिमिनल ऑफेंस किया जाता है। नहीं, ये आप हामी भरते हैं, आप एग्री हो जाते हैं, आप अपनी मंजूरी दे देते हैं, इसको एग्रीमेंट कहा गया है। 2 या 2 से ज्यादा लोग आपस में सहमत होते हैं कोई इलीगल काम करने के लिए, और ये सहमति या तो एक्सप्रेस हो सकती है कि मैंने आपको बोला कि हाँ ठीक है मैं एग्री हूं आपके साथ ये गलत काम करने के लिए, ये तो हो गई एक्सप्रेस सहमति, एक्सप्रेस एग्रीमेंट। और एक होती है इम्प्लाइड, कि आप बैंक रॉबरी करने के लिए एक मीटिंग कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कहते हैं फिर भी आप उस प्लान का हिस्सा हैं, ये इम्प्लाइड एग्रीमेंट होता है। दूसरा कहता है कि सम एक्ट बिसाइड्स द एग्रीमेंट मस्ट बी डन।
4 लोगों का उदाहरण हमने शुरू में दिया, आइए उसी से समझते हैं। 5 लोग थे, 4 लोग मीटिंग कर रहे थे, ई वहां पे मौजूद नहीं था। उन चारों ने प्लान बनाया, लेकिन उस प्लान को कभी भी एग्जीक्यूट ही नहीं किया, वो प्लान ही बना रह गया। तो क्या वो क्रिमिनल कंस्पिरेसी कहलाएगा? जी नहीं। सम एक्ट बिसाइड्स द एग्रीमेंट मस्ट बी डन, कोई ना कोई कार्य उस सहमति के बाद किया जाना चाहिए, कोई ना कोई गलत कार्य, कोई ना कोई इलीगल काम उस आपसी सहमति के बाद किया जाना चाहिए, तभी वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की कैटेगरी में आएगा। इट इज इमटेरियल दैट एक्ट इज, जो काम हुआ है वो जरूरी नहीं है कि आप उसी काम को करने के लिए सहमत थे, कि आपने वही प्लान बनाया था और वही काम किया, ये जरूरी नहीं है। अगर कोई काम आपने, सपोज कीजिए हमने बैंक का उदाहरण लिया कि बैंक रॉबरी के लिए प्लान बनाया था कुछ दोस्तों ने मिलके, बैंक लूटने के दौरान किसी को आपने इंजरी पहुंचा दी, तो अगर वो इंसिडेंटल काम भी हुआ है, ये इमटेरियल है कि वो काम एक्सीडेंटली हुआ है या वही आपका मेन मोटो था, वही आपका ऑब्जेक्टिव था काम करने का। चलिए अब जानते हैं कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के एलिमेंट्स क्या क्या हैं। जी हाँ, जो सेक्शन 120A में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को डिफाइन किया गया है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। पहली चीज तो हमने समझा कि 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए। दूसरा, वो जो एक्ट करने के लिए आपसी सहमति बना रहे हैं वो एक गलत काम होना चाहिए या फिर वो सही काम होना चाहिए, लेकिन जो उस काम करने का तरीका है वो इलीगल है, तो वो भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आएगा। और अगर आपको उस गलत काम की जानकारी है कि वो गलत काम हो रहा है और आप उस गलत काम के लिए मुंह से ना अपनी सहमति ना दे रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं उस गलत काम का हिस्सा हैं, आपको उसकी नॉलेज है, देन आपको कंस्पिरेटर माना जाएगा, आपको भी क्रिमिनल कंस्पिरेसी के लिए उत्तरदायी माना जाएगा। कुछ एक एक्सप्लेनेशंस डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एक्सप्लेन करता है। ये कहता है एग्रीमेंट कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड और पार्शियल एक्सप्रेस और पार्शियली इम्प्लाइड, या तो पूरी तरह एग्री है या थोड़ा बहुत एग्री है, थोड़ा बहुत नहीं है, फिर भी काम कर रहा है, ये जरूरी नहीं है। चाहे वो पूरी तरह एग्री हो, चाहे वो आधा एग्री हो, चाहे वो थोड़ी सी सहमति हो या पूरी सहमति हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर थोड़ी सी भी सहमति है तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आएगी। एज सून एज द एग्रीमेंट इज मेड, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अराइजेज। जैसे ही आपसी सहमति बन जाती है कोई भी कार्य करने की, कोई भी गैर कानूनी कार्य करने की, वैसे ही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जन्म हो जाता है। एज लॉन्ग एज द एग्रीमेंट कंटिन्यूज द ऑफेंस कंटिन्यूज, और जब तक वो आपसी सहमति जारी रहती है तब तक उस काम का, क्रिमिनल ऑफेंस का, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जन्म हो चुका होता है, वो चल रही होती है। इफ द एग्रीमेंट इज टर्मिनेटेड विदाउट द एक्ट इज डन, नो क्रिमिनल ऑफेंस इज डन। अगर एग्रीमेंट जो आपने किया था वो बिना ही किसी कार्य के खत्म हो गया, जैसे हमने इनिशियली उदाहरण लिया कि 5 दोस्त बैंक लूटने का प्लान बनाते हैं, तो उन्होंने प्लान तो बनाया लेकिन उस प्लान में कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं किया, वो सिर्फ प्लान ही बन के रह गया, उसके आगे कोई कार्य नहीं हुआ, तो उसमें क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अब जब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है तो इसको इंडियन पेनल कोड में पनिशमेंट्स भी दी गई हैं, और वो पनिशमेंट सेक्शन 120B, सेक्शन 120B में डिफाइन की गई हैं। आप एक बहुत लंबी सी डेफिनेशन देख रहे होंगे, लेकिन ये बहुत इजी है, आइए इसको तोड़ के समझते हैं। Whosoever is a party to a criminal conspiracy to commit an offense punishable with death, imprisonment for life or rigorous imprisonment for a term of 2 years or upwards। ये कहता है जो भी कोई व्यक्ति क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का दोषी माना गया है और वो ऐसा कार्य कर रहा है जिसकी सजा या तो कानून में मौत है या फिर आजीवन कारावास है या 2 साल का कठोर कारावास या इससे ऊपर है, वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड ऑन दिस कोड, जहां पे कोई भी डायरेक्टली सजा नहीं दी गई है, और द पनिशमेंट ऑफ सच अ कंस्पिरेसी कैन बी पनिश्ड इन द सेम मैनर एज इफ ही हैड अबेटेड सच ऑफेंस।
उसको उसी तरीके से पनिशमेंट दी जाएगी जैसी पनिशमेंट अबेटमेंट में दी जाती है। जी हाँ, सेक्शन 107 में जो पनिशमेंट निर्धारित है वही पनिशमेंट उसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए दी जाएगी। अब दूसरा क्लॉज पढ़ते हैं। दूसरा क्लॉज कहता है whosoever is party to a criminal conspiracy to commit an offense punishable as aforesaid shall be punished with imprisonment of either description for term not exceeding 6 months or with fine or both। ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जो ऊपर पहले क्लॉज में जो पनिशमेंट दी गई है उस कैटेगरी में नहीं आता तो मैक्सिमम उसको 6 महीने का कारावास, 6 महीने की जेल या फाइन या फिर दोनों हो सकते हैं। कुछ केस लॉज से समझते हैं। कुछ केस लॉज हैं जो दिए गए, कुछ डिसीजंस आए जिनके द्वारा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को बेहतर तरीके से समझा गया। अगर हम पहले केस लॉ की बात करें तो ये है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स वर्सेस सोमनाथ थापा एंड अदर्स ऑन 12 अप्रैल 1996। इसमें कहा गया एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ कंस्पिरेटर मानने के लिए ये जरूरी होगा कि उस व्यक्ति को उस कॉन्स्पिरेसी की पूरी जानकारी हो। अब चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल पे चलते हैं। ई को ये बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि उसके 4 दोस्त बैंक लूटने वाले हैं, ABCD बैंक लूटने वाले हैं और बैंक लूटने के बाद वो उसके गाड़ी का यूज करेंगे। तो इस केस लॉ से हमें क्लियर हो जाता है कि ई विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। सेकेंड केस लॉ समझते हैं। टोपांडास वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। क्या डेफिनेशन आई थी? इन्होंने कहा था कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को तभी माना जाएगा जब वो कॉन्स्पिरेसी 2 या 2 से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में हो। एक अकेले व्यक्ति को कॉन्स्पिरेटर नहीं माना जाएगा क्योंकि एक अकेला व्यक्ति अपने साथ में कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं कर सकता। तीसरे केस लॉ से समझते हैं। दोतारा नारायण रामंत वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें यह कहा गया इट वॉज हेल्ड दैट mere intention by accused is not sufficient to constitute the offense of criminal conspiracy। इसमें मेन एलिमेंट का जिक्र किया गया और कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को सिर्फ सोचता है और उसके बाद कोई कार्य नहीं करता है तो उसको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए दोषी नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और यदि आपके कोई सुझाव हैं, कोई सजेशंस हैं जिनसे ये वीडियो इम्प्रूव की जा सकती है तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।